भोजन पहुंचाकर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की थी। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम जब यहां की चर्चा करते हैं तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि आज हमारा बूथ अध्यक्ष सज धज करके आज इस कार्यक्रम में आया है। लेकिन ये प्रजातंत्र की पार्टी है, ये ऐसी पार्टी है जहां आम परिवार से आया हुआ, एक साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। यह संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। अगर मुझ जैसा भी एक साधारण, जिसका राजनीति से कोई लेना न देना परिवार का नहीं था, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में बन सकता है। अगर दिनेश शर्मा और हमारे सांसद, जिनकी श्रृंखला यहां मंच पर बैठी है, ये सब आम परिवार से आए हुए साधारण परिवार से लोग हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल आने वाले समय में मेरा सामने बैठा हुआ बूथ का कार्यकर्ता भी पार्टी को नेतृत्व देने के लिए कल वह भी वहां से उठ करके यहां आएगा। यह संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव। भारतीय जनता पार्टी। बाकी पार्टियों में आपको किसी न किसी के बेटा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का भतीजा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का चाचा होना आवश्यक है। और आजकल तो वंशवाद इतना मजबूत हो गया है कि पार्टी के नेता अपने चाचा को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी तैयार है छोड़ने के लिए। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई है। सारी पार्टियां मित्रों, ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से हरियाणा में आओ, हरियाणा से नीचे उतर जाओ और नीचे आप चलते चले जाओ साउथ तक, महाराष्ट्र में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ। सब जगह पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां बन चुकी हैं और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ परिवारवाद की पार्टियां बन चुकी हैं। और तो और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, यह भी परिवार की पार्टी हो गई है। या तो भैया जाएगा या बहन जी जाएंगी, दीदी जाएंगी, और कोई नहीं जाएगा। बाकी सब ताली बजाओ, सिर्फ ताली बजाओ और कोई काम नहीं। यह हमारी पार्टी है जहां साधारण परिवार से उठा हुआ व्यक्ति पार्टी का नेतृत्व करता है और आगे बढ़ता है। मित्रों, सारी पार्टियां आपने देखा होगा किसी न किसी जाति से, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी समुदाय विशेष का वोट बैंक की राजनीति कर रही है, और यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमको इसको समझना पड़ेगा, नहीं, हमको इसको समझना पड़ेगा। आज सारी पार्टियां किसी न किसी जाति का आधार लेती हैं, किसी न किसी धर्म का आधार लेती हैं, देश को खंडित करने की योजना बना करके चलती हैं। दुर्भाग्य है कि सरदार पटेल के साथ जिन्ना को बराबरी करने का षड्यंत्र होता है। मित्रों, यह भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात पर विश्वास करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के चलती है। बाकी सभी पार्टियां समाज को खंडित करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करने के लिए योजना करती है। मित्रों, हमारे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने केंद्र की और प्रदेश की विकास की योजनाओं के बारे में लंबी कहानी रखी है। उन्होंने विकास की स्कीमें आपको बताई हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह कोरोना की लड़ाई लड़ी गई। यह कोरोना की लड़ाई जो मोदी जी ने लड़ी है, यह देश के लिए नहीं, दुनिया को भी नसीहत देती है कि लड़ाई लड़ी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बताए रास्ते पर लड़ी जा सकती है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए।
और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप याद करो, अमेरिका हमसे ज्यादा शक्तिशाली देश, अमेरिका स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा सुदृढ़, लेकिन जब कोरोना की महामारी आई तो वह भी अपने आप को असहाय महसूस कर गया। सारा यूरोप तय नहीं कर पाया कि जान बचानी है या आर्थिक दृष्टि से बंद को रोकना है, नहीं तय कर पाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया, जान है तो जहान है, पहले जान बचाओ। बोल्ड डिसीजन लेकर के 130 करोड़ की जनता को बचा लिया, इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब हम कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम हो गए तो उन्होंने कहा जान भी है और जहान भी है, जान भी बचाई और जहान में भी आगे बढ़ेंगे, इस बात को लेकर के चले। आज हम जहां 130 करोड़ वैक्सीनेशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का यानी ये टीकाकरण का कार्यक्रम चला है, इस बात को हमको समझना चाहिए। आज मैं यहां का दृश्य देख रहा हूं, किसी ने मास्क नहीं पहना है और सब बड़े सट के भी बैठे हुए हैं। ये संभव हुआ है तो इसलिए संभव हुआ है क्योंकि मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को टीकाकरण करा करके आपको कोरोना मुक्त कर दिया, ये बात को आपको समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहां ऐसे भी नेता हैं, पहले तो वैक्सीन कभी बनाई नहीं, मीजल्स, टेटनस, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी दवाइयां भारतवर्ष में 20-20 साल देर से पहुंची हैं, ये इतिहास बताता है। लेकिन मोदी जी ने 9 महीने के अंदर कोरोना की एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को दी, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे यहां आपके नेता हैं, कहने लगे ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगाना। आजकल मैं उनसे पूछता हूं, कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा बीजेपी का टीका? जल्द ही तुम्हारी लाल टोपी केसरिया हो जाएगी, इसका भी आपने ध्यान रखना, यह भी होने वाला है, यह भी होने वाला है, कोई रुकेगा नहीं। मित्रों, लोगों को गुमराह करने का काम और देश को मुसीबत में डालने का काम, यह काम किसी और ने नहीं किया है, ये आपके ही प्रदेश के नेताओं ने और अपने आप को देश से जोड़ने वाले नेताओं ने इसको करके किया है, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी दूरंदेशी हैं, उन्होंने ध्यान में लिया कि जब पिछली शताब्दी में जब उस प्रकार की महामारी आई थी तो उस समय बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और नमक और तेल मार्च महीने से लेकर छठ और दिवाली तक और अब अगले साल के मार्च महीने तक देने की व्यवस्था की है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, इस बात को समझना चाहिए। बोलो, अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया गया है। मित्रों, आज मैं सुन रहा था, अतुल गर्ग जी बोल रहे थे, वो धारा 370, वो ट्रिपल तलाक, ये सब मां भारती में पूरा हो गया। मित्रों, यहां जितने आप लोग बैठे हैं, जो नौजवान हैं, उनके पिता और दादा ने एक ही नारा लगाया था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन हम भी सोचते थे कि क्या ये सपना होगा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। आज हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि भारत में एक देश में एक विधान
प्रधान, एक संविधान करके दिखाया है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति थी, जिसने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये ट्रिपल तलाक, हमारी मुस्लिम बहनें, इसलिए मैं कहता हूं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, ये मुस्लिम देश है। अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, कोई भी मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं है। ये हमारे देश में ही करोड़ों मुस्लिम बहनों को इसका शिकार होना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 तलाक को समाप्त करो, राजनेताओं में हिम्मत नहीं थी। ये मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई और 3 तलाक समाप्त हुआ और हमारी मुस्लिम बहनों को आजाद करने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मित्रों, हम सब लोगों ने भव्य राम मंदिर की कल्पना की थी, शताब्दियों से की थी, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली गई, राम जन्मभूमि का सपना बना रहा। ये मोदी जी की सरकार है जिन्होंने रास्ता प्रशस्त किया। जो कांग्रेसी ये फैसला होने से रोकते थे, उनको आपने हटा दिया और मोदी जी ने इसके लिए रास्ता प्रशस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से राम जन्मभूमि का, वहां पर भव्य मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी ने किसान के फार्म लॉज को वापस लिया है। हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि हम किसान भाई को समझा नहीं पाए, लेकिन मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं और मैं किसानों की मूल भूमि पर आकर के ये बात कहना चाहता हूं कि किसानों के नेताओं के दम भरने के लिए हमारे आजकल के बहुत से नेताओं ने अपने आप को किसान नेता कहने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के लिए करने की बारी आई तो जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। यह बात भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यहां राधा मोहन जी बैठे हैं, ये पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं भारत सरकार के। इनसे पूछिए, जब ये मंत्री बने थे तो इनका बजट 23,000 करोड़ रुपए का था, सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए का। और जब इन्होंने मंत्रालय छोड़ा तो ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के आशीर्वाद से 1,23,000 करोड़ रुपए का बजट आज बन करके आया है। इस बात को हमको समझना है। 1,23,000 करोड़। कभी किसी ने सोचा था ये कांग्रेस पार्टी चुनाव आती थी तो ये हल्ला करने लग जाते थे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कितना कर्जा माफ करते थे? 57,000 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,63,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ किसान को 2-2 हजार रुपए की 10 किस्तें आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। आप बताइए, पहले ये यूरिया लेने के लिए आपको ऊपर लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? किसानों के ऊपर होता था कि नहीं होता था? और लाइनें लगती थी यूरिया लेने के लिए और यूरिया नहीं मिलता था। ये नीम कोटेड यूरिया कराने का काम, ताकि यूरिया किसान को ही मिले और कहीं उसका ब्लैक ना हो सके, ये व्यवस्था की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड आप तक पहुंचाने का काम किया। 3,000 रुपए किसान को पेंशन लगे, ये काम मोदी जी ने किया। और डीएपी खाद
जो 2400 की बोरी थी उसको 1200 में देने का काम किया। यानी एक बोरी मोदी जी की तरफ से मुफ्त किसानों को मिली तो वो मोदी जी ने करके दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, अब प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना ले लें तो उसमें भी 29 करोड़ लोगों ने, किसानों ने लाभ उठाया है। यह भी हमको समझना चाहिए। एमएसपी, आज वो समिति बन रही है, एमएसपी के बारे में तय करेगी। लेकिन हमको कांग्रेस के नेता बताएं, एमएसपी के बारे में चर्चा करें। स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था लागत का 1.5 गुना देना, यह तय करो। यूपीए की सरकार नहीं कर पाई, मोदी जी ने तय कर दिया लागत का 1.5 गुना एमएसपी दी जाएगी और रिकॉर्ड खरीदी हुई और रिकॉर्ड एमएसपी दी गई। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, एक पर एक किसान के लिए जो काम किया गया हुआ मैं आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। अगर मैं बातचीत करूं गन्ना की, यहां गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी बैठे हुए हैं, हमारे भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं। इन सब लोगों ने गन्ना के बारे में बहुत सी चर्चाएं भी की होंगी और उन्होंने अपने तरीके से बातों को रखने का प्रयास भी किया होगा। कुछ विषय को दिनेश जी ने भी रखा है। लेकिन मित्रों, ये बीजेपी है, ये योगी जी की सरकार है जिसने गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया है। 1,41,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। और तो और अखिलेश का भी 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तुम तो जाते जाते छोड़ गए, तुमने किसानों की चिंता नहीं की। एक वक्तव्य नहीं दिया अखिलेश ने कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। लेकिन यह मायावती जी और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी दोनों के भुगतान से ज्यादा भुगतान योगी जी की सरकार ने किया। 1,41,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। मुझसे एक पत्रकार बहन ने पूछा कि बताओ ये गन्ना और जिन्ना। मैंने कहा गन्ना हमारा है, जिन्ना उनका है। ये जिन को निकालना तुम्हारा काम है, बोतल के अंदर डालना आपका काम है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम गन्ना पर भी चुनाव लड़के जीतेंगे और हम जिन्ना वाली मानसिकता का भी पर्दाफाश करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, मायावती जी के समय में लगभग 20-21 चीनी मिलें बंद हो गई, कौड़ियों के भाव बेच दिया। 19 चीनी मिलें बंद हो गई, क्षमा कीजिएगा, और 21 चीनी मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी गई। अखिलेश के समय 11 चीनी मिलें बंद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। आज आकर के जवाब दें लोगों को, ये चीनी मिलें क्यों बंद हुई। और ये चीनी मिलों के खुलने का काम योगी जी के बाद शुरू हुआ, सुरेश जी के, भूपेंद्र जी के आने के बाद शुरू हुआ। उस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी बात करना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी, उसको किसने खोला? किसने मना किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की यूनिवर्सिटी नहीं खुलनी चाहिए? आयुष की मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको खोलने में देर क्यों हो रही थी? 1960 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना था, उसके बाद कोई मेडिकल साइंसेज नहीं बना। मोदी जी के आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। यह भी हमको समझना चाहिए। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, उसको भी अगर वहां भी सुपर स्पेशलिटी के लिए पैसा दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया है। आज 30 मेडिकल कॉलेज यहां खुल रहे हैं। 42 मेडिकल कॉलेज 2022 तक खुल जाएंगे। और पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर, एक नहीं अनेकों कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुए हैं। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश का बजट 5,12,000 करोड़ रुपए का है, जो सबसे अधिक है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, विकास की एक लंबी कहानी है जो मैं आपके सामने बता सकता हूं और उसको रख सकता हूं।
लेकिन जब मैं डबल इंजन की सरकार बताता हूं तो 36,000 करोड़ रुपए 86 लाख फार्मर्स का यह भी हम लोगों ने माफ किया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कनेक्टिविटी, रेलवेज, यह भी बड़ी संख्या में है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज हमारी समाजवादी पार्टी के नेता अपना पुराना चेहरा ढक करके नए चेहरे में आने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है, ये वही समाजवादी पार्टी है, उसको हमको समझना चाहिए। आपको शायद याद होगा 15 टेररिस्ट पकड़े गए थे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? 15 टेररिस्ट पकड़े गए, अखिलेश जी की सरकार ने उनको छुड़ा लिया और ये कह करके छुड़ाया कि नहीं नहीं ये दोषी नहीं है। बाद में हाई कोर्ट से फिर उनको गिरफ्तार किया गया। आपको जान करके आश्चर्य होगा, 4 लोगों को उसमें फांसी हुई और बाकियों को उम्र कैद हुआ। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यानी ये जो वंशवाद के प्रोडक्ट हैं, ये राष्ट्र के हित को किस तरीके से वोट की खातिर बेच डालते हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि अखिलेश जी की सरकार में हमारे जो एक्स डीजीपी हैं उनको और उनके साथ 42 लोगों को मुकदमा डाल करके और उनको बाराबंकी में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आज उससे भी, और वो भी जानलेवा क्या केस बना करके उन पर किया गया था और उसकी भी लड़ाई लड़ी गई और उसमें भी जीत हासिल हुई है। मित्रों, हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं और वो दंगा तंत्र के पुजारी हैं, यह भी हमको समझना चाहिए। वो दंगा में विश्वास करते हैं। आप भूल गए होंगे 700 से ज्यादा दंगे हुए 5 साल में, 112 लोग मारे गए, ये भी हम लोगों को ध्यान में रहा। 112 लोग राइट्स में मारे गए। उसी तरीके से 27 अगस्त 2013 अभी भी भूला नहीं जाता। और सचिन और गौरव, 2 भाई, दोनों का जिस तरीके से मर्डर हुआ और मर्डर होने के बाद जो लोग उसमें पकड़े गए थे उनको छुड़ाने का काम किया था तो अखिलेश जी ने किया था। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।